हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और ये है पार्ट 2 ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा पीवाईक्यूज फ्रॉम गेट 2007 टू 2024। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. Information about a collection of student is given in the relation by the is given by the relation student info, where we have student ID, name and sex. Okay, so basically एक student info हमारे पास relation है जहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट आईडी है और नेम है एंड सेक्स है. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है स्टूडेंट आईडी, नेम एंड द सेक्स ऑफ द स्टूडेंट. अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो रिलेशन इंस्टेंस भी ले सकता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और फॉर बेटर सॉल्विंग, बट आइडियली जब आप एग्जाम दे रहे हो तब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. तब आप ये सब पढ़ के समझ लो क्या क्या है, फिर क्वेरी पे आ जाओ और फिर आपको आंसर करना है कि ये क्वेरी क्या रिप्रेजेंट करती है. तो आपका काफ़ी चीज़ें माइंड में ही सॉल्व हो जानी चाहिए, तभी जाके आप एग्जाम में क्विकली सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, ओके. अगर कन्फ्यूजन है तो फिर ठीक है, आप रिलेशन इंस्टेंस बनाते हो, बट आइडियली यू शुड गो कंसेप्चुअली कि कौन सी क्वेरी क्या करती है एंड यू शुड गेट द आंसर क्विकली. ओके, तो ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है. द रिलेशन एनरोल विथ स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी गिव्स विच स्टूडेंट हैज़ एनरोल्ड फॉर वोट कोर्स. ओके, तो एक एनरोल्ड हमारे पास रिलेशन है जिसमें कि हमारे पास है स्टूडेंट आईडी एंड वी हैव कोर्स आईडी. ठीक है, जिसमें कि हमारे पास कौन सा स्टूडेंट कौन से कोर्स में एनरोल्ड है ये है. ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पे 1, 2 और 3 स्टूडेंट की हमारे पास इंफॉर्मेशन है. एंड लेट्स से जो स्टूडेंट 1 है वो 1 में एनरोल्ड है, एंड स्टूडेंट 1 जो है वो कोर्स आईडी 2 में भी एनरोल्ड है, एंड स्टूडेंट 1 कोर्स आईडी 3 में भी एनरोल्ड है. स्टूडेंट 2 कोर्स आईडी 1 में ही एनरोल्ड है, एंड स्टूडेंट विथ कोर्स आईडी 3 1 में एनरोल्ड है, 2 में एनरोल्ड है एंड 3 में भी एनरोल्ड है. ओके, फॉर एग्जाम्पल. ओके, नाउ लेट अस से कि स्टूडेंट 1, 2 एंड 3 हमारे पास यहाँ पे भी 3 स्टूडेंट है. नेम ऑफ द स्टूडेंट ए, बी एंड सी है, एंड सेक्स जो है वो स्टूडेंट 1 एंड 2 का फीमेल है एंड 3 का मेल है. ठीक है, नाउ which student, assume that every course is taken by at least one male student and at least one female student. तो हर एक कोर्स में कम से कम एक मेल और कम से कम एक फीमेल है. तो यहाँ पे कोर्स कितने अलग अलग है, 1, 2 एंड 3. तो 1 में स्टूडेंट कौन है एनरोल्ड, फीमेल एनरोल्ड है, दैट इज़ 1, एंड मेल भी एनरोल्ड है, दैट इज़ 3. देन कोर्स 2 में 1 भी एनरोल्ड है एंड 3 भी एनरोल्ड है, एंड कोर्स 3 में 1 एनरोल्ड है एंड 3 भी एनरोल्ड है. तो मेल फीमेल कम से कम एक एक है सभी कोर्स में. ठीक है, वॉट डज द फॉलोइंग रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट. तो हमारे पास ये रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अगर आपने मेरा डिवीजन ऑपरेटर वाला वीडियो ध्यान से देखा है, रिप्रेजेंट डिवीजन ऑपरेटर वाला, एंड वाई डिवीजन ऑपरेटर, इंटरसेक्शन ऑपरेटर एंड जॉइन ऑपरेशन आर कॉल्ड सेकेंडरी ऑपरेटर्स. तो वहाँ पे मैंने डिवीजन ऑपरेटर का प्राइमरी ऑपरेटर्स के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंटेशन बताया था, उसमें से एक पार्ट ये है. तो मुझे देख के ही पता चल रहा है कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग कोर्स आईडी ऑफ ऑल द कोर्सेज इन विच ऑल द फीमेल्स आर नॉट एनरोल्ड. ठीक है, मुझे देख के ही पता चल रहा है कोर्स आईडी ऑफ द कोर्सेज इन विच ऑल द फीमेल्स आर नॉट एनरोल्ड, लेकिन हर एक कोर्स आईडी में कम से कम एक फीमेल तो एनरोल्ड है. इसका मतलब कोर्स आईडी ऑफ कोर्सेज इन विच अ प्रॉपर सबसेट ऑफ फीमेल आर एनरोल्ड. ओके, तो आपका ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा. ठीक है, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, दिस इज जस्ट द डायरेक्ट आई एम व्हाट आई एम टेलिंग. ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सबसे पहले स्टूडेंट आईडी निकाली है उन टपल्स में से जहाँ पे सेक्स फीमेल है. ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेरी की बात करूँ, पाई स्टूडेंट आईडी सिग्मा सेक्स इक्वल टू फीमेल फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, तो इसमें से वो टपल सिलेक्ट होंगे जहाँ पे सेक्स फीमेल है, एंड उसमें से मैं स्टूडेंट आईडी को प्रोजेक्ट कर लूँगा. तो मैं प्रोजेक्ट क्या करूँगा, 1 एंड 2. ओके, 1 एंड 2. नाउ इसको मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया है विथ पाई कोर्स आईडी ऑफ एनरोल, मतलब कि एनरोल रिलेशन में जितने भी डिफरेंट कोर्स आईडी है उसको मैंने पहले प्रोजेक्ट किया है, एंड देन हर एक कोर्स आईडी को हर एक फीमेल स्टूडेंट आईडी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया है. मतलब कि ये अगर स्टूडेंट आईडी है ऑफ ऑल द फीमेल स्टूडेंट, तो इसका मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया है विथ कोर्स आईडी, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, सभी कोर्स आईडी को प्रोजेक्ट किया है. सो आई हैव कोर्स आईडी 1, 2 एंड 3. तो 1, 1 के साथ एसोसिएट हो जाएगा, 1, 2 के साथ एसोसिएट हो जाएगा, 1, 3 के साथ एसोसिएट हो जाएगा, 2, 1 के साथ एसोसिएट हो जाएगा, 2, 2 के साथ एसोसिएट हो जाएगा, एंड 2, 3 के साथ एसोसिएट हो जाएगा. ठीक है, तो इसको मैं लिख ही लेता हूँ यहाँ पे.
ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, मान लो इसको मैं बोलता हूँ के, तो यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट आईडी है एंड कोर्स आईडी है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ठीक है। तो ये मेरा ये जो है ये वाला पोर्शन ये क्या है के, ओके। तो बेसिकली इसमें से अब मैं एनरोल को सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, सेट डिफरेंस ले रहा हूँ। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने हर एक फीमेल स्टूडेंट आईडी को हर एक कोर्स आईडी के साथ एसोसिएट कर लिया, मतलब कि आई एम अज्यूमिंग कि हर एक फीमेल स्टूडेंट हर एक कोर्स के साथ एसोसिएटेड है, तो वो मेरा अजम्पशन है। फिर उसमें से मैं एनरोल को सेट डिफरेंस कर रहा हूँ, मतलब कि एनरोल में क्या इन्फॉर्मेशन होगी, एक्चुअली कौन कौन से स्टूडेंट कौन कौन से कोर्स में एनरोल्ड है, राइट। तो के माइनस एनरोल में मुझे क्या मिलेगा, मुझे वो टपल्स मिलेंगे जो कि के में है लेकिन एनरोल में नहीं है। के में क्या है, एवरी फीमेल स्टूडेंट इज एसोसिएटेड विथ एवरी कोर्स आईडी। एनरोल में क्या है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड कोर्स आईडी। तो कौन कौन से यहाँ पे टपल सबट्रैक्ट हो जाएंगे एनरोल में से, जो मेरे अजम्पशन में भी है कि हर फीमेल स्टूडेंट हर कोर्स आईडी के साथ एसोसिएटेड है, एंड जो एक्चुअल में भी है मतलब एनरोल में भी है कि ये फीमेल स्टूडेंट इस कोर्स के साथ एसोसिएटेड है, वो सबट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसमें से मैं कोर्स आईडी को प्रोजेक्ट करूंगा, तो कौन सी कोर्स आईडी बचेगी, अगर कोई कोर्स आईडी है जिसमें कि सारी फीमेल स्टूडेंट्स एनरोल्ड है तो वो के में भी होगा, क्योंकि के में तो मैंने अजम्पशन ही लिया है कि हर एक फीमेल स्टूडेंट हर एक कोर्स आईडी के साथ एसोसिएटेड है। और अगर वो एक्चुअल में भी उस कोर्स आईडी में हर एक फीमेल स्टूडेंट एनरोल्ड है तो उस कोर्स आईडी के सारे टपल सबट्रैक्ट हो जाएंगे सेट डिफरेंस में, तो वो कोर्स आईडी तो यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा नहीं। तो कौन सा कोर्स आईडी प्रोजेक्ट होगा, जिसमें अजम्पशन में तो फीमेल स्टूडेंट्स है कि वो फीमेल स्टूडेंट कोर्स के साथ एसोसिएटेड है लेकिन एक्चुअल में नहीं है, वही टपल्स यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के बाद बचेंगे, तो वही कोर्स आएंगे जहाँ पे सारे फीमेल स्टूडेंट्स एनरोल्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं के माइनस एनरोल करूँ तो 1 1 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, मतलब कि ये 1 1 मेरा आंसर में नहीं आएगा। 1 2 यहाँ पे भी है, 1 2 यहाँ पे भी है तो ये भी नहीं आएगा। 1 3 यहाँ पे भी है, 1 3 यहाँ पे भी है तो ये भी नहीं आएगा। नाउ 2 1 यहाँ पे है, 2 1 यहाँ पे भी है तो ये भी नहीं आएगा। 2 2 यहाँ पे भी है, 2 2 यहाँ पे नहीं है, 2 3 यहाँ पे है, 2 3 यहाँ पे भी नहीं है। तो क्या मेरे पास बचा, मैंने अज्यूम किया था कि सेकंड आईडी वाली जो फीमेल स्टूडेंट है वो सभी कोर्स में एनरोल्ड है, लेकिन वो बात गलत है। फर्स्ट आईडी वाली फीमेल स्टूडेंट सभी कोर्स में एनरोल्ड है, राइट। तो यहाँ पे मैं अगर ध्यान से देखूँ तो मेरे पास कौन कौन से टपल बच गए, ये दोनों, ठीक है। तो जो कोर्स आईडी 1 थी उसमें जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स थी 1 और 2 दोनों एसोसिएटेड थे। कोर्स आईडी 1 में 1 भी एसोसिएटेड है, 2 भी एसोसिएटेड है, और वो एक्चुअल में भी एसोसिएटेड थी 1 1 एंड 2 1। तो कोर्स आईडी 1 में सारी फीमेल स्टूडेंट एक्चुअल में भी एसोसिएटेड थी, असम्पशन में भी एसोसिएटेड थी। कोर्स आईडी 1 वाले सारे टपल्स निकल गए। अब कोर्स आईडी 2 में फीमेल स्टूडेंट 1 तो एसोसिएटेड थी लेकिन 2 नहीं एसोसिएटेड है, राइट, तो वो यहाँ पे रह गया। एंड कोर्स आईडी 3 में भी 1 फीमेल स्टूडेंट एसोसिएटेड है जिसके स्टूडेंट आईडी 1 है, लेकिन 2 वाले एसोसिएटेड नहीं है, तो वो भी यहाँ पे रह गया। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे उन कोर्स आईडी जहाँ पे सारी फीमेल स्टूडेंट्स एसोसिएटेड नहीं है वो रह गया, ठीक। तो इसमें से अगर मैं कोर्स आईडी को प्रोजेक्ट कर लूँगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने फाइनली किया है यहाँ पे प्रोजेक्शन, तो मुझे 2 और 3 वो कोर्स आईडी मिलेगी जिसमें अ प्रॉपर सबसेट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। क्योंकि जिसमें सारी फीमेल स्टूडेंट्स एनरोल्ड थी वो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और हर एक कोर्स में एक तो फीमेल स्टूडेंट एनरोल्ड है ही, वो तो क्वेश्चन में दिया है, तो प्रॉपर सबसेट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। Let's move to the next question. Very easy question. What is the optimized version of the relational algebra expression this, where a1 a2 are set of attributes in R, a1 is a subset of a2, okay, so a1 is a subset of a2, इन्होंने क्या बोला है, and f1 f2 are boolean expression based on the attributes in R। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने वो सारे टपल्स सिलेक्ट किया है जो F2 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, फिर उनमें से वो टपल्स सिलेक्ट किए हैं जो F1 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो बेसिकली इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूँ तो F1 एंड F2 आना चाहिए, क्योंकि जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर में रहेगा। तो F1 और F2 चला गया, F1 और F2 चला गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें से इन्होंने प्रोजेक्ट किया है A2 एंड देन प्रोजेक्ट किया है A1, एंड A1 इज अ सबसेट ऑफ A2। तो A1 जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है वो मान लो है रोल नंबर,
एंड A2 जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है वो मान लो है रोल नंबर एंड लेट्स से नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो पहले मैं इसको प्रोजेक्ट करूँ फिर इसको प्रोजेक्ट करूँ, या तो फिर मैं डायरेक्टली इसको ही प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। तो पाई A1 सिग्मा F1 एंड F2 ऑफ R, ये इसकी ऑप्टिमाइज्ड वर्जन हो गई। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशंस P, Q एंड R, हाउ मेनी टपल्स विल बी रिटर्न बाय द फॉलोइंग रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी। अगर मैं ये क्वेरी रन करता हूँ तो कितने टपल्स रिटर्न होंगे। रिमेंबर द रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी आंसर्स ओनली हैव यूनिक टपल्स। ओके, सो लेफ्ट साइड वाला सॉल्व करते हैं, राइट साइड वाला सॉल्व करते हैं, देन सेट डिफरेंस ले लेंगे। लेफ्ट साइड वाला कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले P और R में क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। अब ध्यान रखना, जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो P और R का क्रॉस प्रोडक्ट करके पूरा टेबल नहीं लिखना, वो बहुत टाइम ले लेगा। डायरेक्टली देखो कौन कौन से टपल्स रहेंगे जहां पे y की वैल्यू सेम हो एंड v इज इक्वल्स टू v2 सॉरी P डॉट वाई इज इक्वल टू R डॉट वाई, मतलब ये और ये सेम होने चाहिए। एंड R डॉट वी इज इक्वल टू V2। ओके, तो R डॉट वी में हार्ड वैल्यू V2 होनी चाहिए, ठीक है, ये V2। तो P क्रॉस R में वो टपल्स रहेंगे जहां पे R डॉट वी है वो V2 है, एंड दिस इज एंड P डॉट वाई इज R डॉट वाई। तो एक बात समझो, पहले तो वो टपल्स रहेंगे जहां पे R डॉट वी की वैल्यू V2 है, तो एक तो ये टपल हो गया, एक ये टपल हो गया। फिर P डॉट वाई इज R डॉट वाई, तो P R डॉट वाई क्या है, Y3 है, और यहाँ पे क्या है, Y2 है। तो ये Y2 यहाँ पे जहाँ पे Y2 है उसके साथ एसोसिएट होगा, तो ये टपल इस टपल के साथ एसोसिएट होगा। एंड Y3 यहाँ पे हमारे पास है नहीं, तो ये टपल किसी के साथ एसोसिएट नहीं होगा। तो P क्रॉस R और उसके बाहर ये जो भी कंडीशन लगाई है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा XYZ YV, ठीक है। ये P के एट्रीब्यूट्स है, P डॉट एक्स, P डॉट वाई, P डॉट जेड, एंड ये है R डॉट वाई एंड R डॉट V। तो V की वैल्यू है V2, R की वैल्यू है Y2, और ये X2 Y2 और Z2, X2 Y2 और Z2, ये टपल एक ही आएगा, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे R डॉट वी की वैल्यू V2 होनी चाहिए और R डॉट वाई और P डॉट वाई सेम होने चाहिए, तो एक ही टपल आएगा X2 Y2 Z2 Y2 V2। ओके, इसमें से मैंने प्रोजेक्ट कर लिया X, तो अगर मैं X को प्रोजेक्ट करूंगा तो एक ही वैल्यू मिलेगी, दैट इज X2। अब उसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है ये, तो अब इसको देखते हैं। Q क्रॉस R, मतलब Q और R का क्रॉस प्रोडक्ट है। कौन कौन से टपल्स आएंगे जहां पे Q डॉट T की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो, Q डॉट T की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो, मतलब दिस एंड दिस, एंड Q डॉट वाई इज R डॉट वाई। अब यहाँ पे Y2 है, यहाँ पे Y2 है कहीं पे, हाँ यहाँ पे है, सो दिस विल बी एसोसिएटेड विद दिस एंड दिस विल बी एसोसिएटेड विद दिस, एंड Y1 के साथ एसोसिएट होगा, तो ये Y1 यहाँ पे एसोसिएट होगा। तो क्या क्या टपल्स आएंगे, X1 Y2 5 Y2 V3, X1 Y2 5 Y2 V2, एंड फिर X1 Y1 6, X1 Y1 6 एंड Y1 V1, ठीक है। अब इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो भी टपल्स रिलेट हो रहे हैं उनकी X वैल्यू क्या है, X1। तो जब मैं X को प्रोजेक्ट करूँगा तो क्या बचेगा, सिर्फ X1। अब यहाँ पे हमें मिला X2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है X1, तो X मतलब कि यहाँ पे एक टपल मुझे मिलेगा जहाँ पे X की वैल्यू होगी X2, ठीक है। और यहाँ राइट ये वाले टर्म में मुझे एक टपल मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी X1। सो द सेट डिफरेंस ऑफ दिस टपल एंड दिस टपल विल बी व्हाट, X2। ये सेट डिफरेंस क्या कहता है, टपल्स विच आर प्रेजेंट हियर बट नॉट प्रेजेंट हियर, दैट इज X2। तो नंबर ऑफ टपल्स विल बी 1। ओके, let's move to the next question. Consider the following two relations R and S. The total number of tuples obtained by evaluating the following expression is. सबसे पहले R और S को ज्वाइन करना है, जहाँ पे R डॉट ए इज S डॉट ए। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, ये टपल ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 30 40 है, ठीक है। अब 20 किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, यहाँ पे 30 है वो, तो ये 30 और 30 ज्वाइन हो जाएंगे, एंड ये 30 एंड ये 30 भी ज्वाइन हो जाएंगे। 50 यहाँ पे मैच नहीं करता, तो 3 टपल मिलेंगे। इसमें से मैं कौन कौन से टपल सिलेक्ट करूँगा जहाँ पे B की वैल्यू C से कम हो। अब यहाँ पे B की वैल्यू है 20, यहाँ पे C की वैल्यू है 90, तो B इज लेस देन C, तो ये टपल रहेगा।
यहाँ पे b की वैल्यू है 40, यहाँ पे b की वैल्यू c की वैल्यू है 45, तो ये टपल भी रहेगा। यहाँ पे b की वैल्यू है 50 और c की वैल्यू है 45, तो ये नहीं रहेगा बिकॉज b इज़ ग्रेटर देन c। तो एक टपल ये हो जाएगा और एक टपल ये हो जाएगा, जहाँ पे b इज़ लेस देन c एंड r डॉट a इज़ s डॉट a, तो टोटल नंबर ऑफ टपल्स विल बी 2। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है, ये पूरा जॉइन बना के नया टेबल बनाना ये सब नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है। Consider the following three relations in a relational database: employee with employee ID name, brand with brand ID and B name, owns with employee ID and brand ID। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी होगी, उसका नेम होगा, ब्रांड टेबल में हर एक ब्रांड की ब्रांड आईडी होगी एंड ब्रांड नेम होगा, एंड ओन्स में क्या होगा कि कौन सा एम्प्लॉय आईडी कौन सी ब्रांड को ओन करता है। ठीक है, अब एक एम्प्लॉय मल्टीपल ब्रांड्स को भी ओन कर सकता है, एक ब्रांड के मल्टीपल ओनर्स भी हो सकते हैं। Which of the following relational algebra expression returns the set of employee ID who owns all the brands? याद रखना, who owns all the brands, हमने डिवीजन ऑपरेटर किया था, give the roll number of all the students who are enrolled in all the course IDs of computer science of all the courses of computer science, ये कुछ सेम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो ओन है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन देता है कौन सा एम्प्लॉय कौन सा ब्रांड आईडी में है, तो ओन में मुझे वो मिल जाएगा कौन सा एम्प्लॉय आईडी कौन से ब्रांड में एनरोल्ड है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे वो एम्प्लॉय आईडी मिले जो हर एक ब्रांड को ओन करते हैं, हु ओन ऑल दी ब्रांड्स, तो मुझे ये क्या है, एम्प्लॉय आईडी एंड ब्रांड आईडी। ठीक है, इसको मुझे डिवाइड करना होगा विथ अ रिलेशन विच गिव्स मी ऑल दी ब्रांड आईडीज। ओके, लेट्स से आर ब्रांड आईडी, ये मुझे सारी ब्रांड आईडी दे, ऐसे रिलेशन से डिवाइड करना होगा। तो ओन्स एम्प्लॉय आईडी ब्रांड आईडी तो हमारे पास है ही, इसको मुझे डिवाइड किससे करना है, ब्रांड आईडी, हर एक ब्रांड आईडी वाले रिलेशन से। तो हर एक ब्रांड आईडी मुझे कहाँ मिलेगी, देखो ओन्स में से मैं ब्रांड आईडी को प्रोजेक्ट करूंगा तो ज़रूरी नहीं है मुझे हर ब्रांड आईडी मिले, क्योंकि हो सकता है किसी ब्रांड का कोई ओनर ना हो, राइट। तो हर एक ब्रांड आईडी मुझे कहाँ से मिलेगी, ब्रांड टेबल में से। तो वो कैसे मुझे मिलेगी, मतलब कि दिस आर इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू पाई ब्रांड आईडी फ्रॉम द रिलेशन ब्रांड। ओके, तो अगर मैं ओन्स को इससे डिवाइड कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो पाई ओन्स, ये जो इंस्टेंस है, मतलब कि देखो इन्होंने पहले ये ऑपरेट किया है, तो पाई एम्प्लॉय आईडी ब्रांड आईडी ओन्स डिवाइड बाई ब्रांड आईडी ब्रांड। तो इसमें से जो एम्प्लॉय आईडी हर एक ब्रांड आईडी के साथ एसोसिएट होगा, मतलब हर एक ब्रांड को ओन करेगा, वही बचेगा, उसमें से हम एम्प्लॉय आईडी को प्रोजेक्ट कर लेंगे। हालांकि जब आप यहाँ पे डिवाइड करते हो तो एम्प्लॉय आईडी ही बचता है, बट इन्होंने एक और प्रोजेक्ट लगा दिया है, दैट्स ओके। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, पाई एम्प्लॉय आईडी ब्रांड आईडी ओन डिवाइड बाई पाई ब्रांड आईडी ओन, ये सही नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ओन रिलेशन है, उसमें हर एक ब्रांड आईडी की इन्फॉर्मेशन हो, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ ब्रांड आईडी हो सकती है जिसका कोई ओनर ना हो, तो ये वर्क नहीं करेगा। अब बचता है नेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो एक और चीज़ मैं बता दूं, मैं यहाँ पे इसीलिए डिटेल में नहीं जा रहा कि ये डिवीजन में मुझे हर एक एम्प्लॉय आईडी जो सभी ब्रांड को ओन करता है वो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, वो डिवीजन ऑपरेटर से मिलेगी। यहाँ पे ये इन्होंने डिवीजन ऑपरेटर स्लैश से दिखाया है। ठीक है, ये आप डिवीजन ऑपरेटर वाला वीडियो पूरा एक बार देख लो, आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सेपरेटली डेप्थ में नहीं जा रहा। एंड एक और वीडियो है वाई इंटरसेक्शन डिवीजन एंड जॉइन ऑपरेशंस आर सेकेंडरी ऑपरेटर्स, उसमें मैंने डिवीजन ऑपरेटर का प्राइमरी ऑपरेटर्स के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंटेशन बताया है। तो अगर आप वो देखोगे तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये जो है डिवीजन दैट इज सेम एज दिस। ओके, ये उसका प्राइमरी ऑपरेटर्स के टर्म में रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये कैसे होता है इसका डेरिवेशन भी मैंने बताया है, सो यू कैन गो एंड चेक दिस आउट। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल इन दिस वीडियो राइट नाउ। ओके, आई होप आपको इस वीडियो में सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।